Okay, students, see, we have seen about the price elasticity of demand. Okay, like what are the types, what are the degrees of price elasticity of demand? That part we have seen. और क्या देखा था हम लोगों ने? एक मिनट. ये भी पढ़ा था हम लोगों ने. What was that? Factors determining the elasticity of demand. ये हो गया था, है ना? ये भी हो गया था. Okay, now here you can see income elasticity of demand. As I already told you, whatever we have written into the price elasticity of demand, for the income elasticity of demand, it will be same. Okay, कि भले वहां पे अगर पूछा जाएगा कि like what are the degrees of price, what are the degrees of income elasticity of demand, तो अगर डिग्रीज भी पूछेंगे तो तुम्हें वहां पे वैसे ही लिखना है like price, what we are supposed to write there. हाँ, relatively elastic हम लोग लिखते हैं, तो वहां पे हमने relatively elastic, relatively inelastic, perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, that all words we can use same for the income elasticity. लेकिन एक्सप्लेनेशन का वे कैसा रहेगा, जहाँ पे हम लोग प्राइस लिख रहे थे उसी जगह पे हम लोगों को इनकम करके लिखना है. ओनली दैट मच डिफरेंस वुड बी देयर. इज दिस क्लियर टू यू? यस, ठीक है. लेकिन फिर भी ये एक डिफरेंस रहता है. देखो, प्राइस एंड इनकम में एक डिफरेंसेस रहेगा कि जैसे मैंने कहा कि प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ता है. ओके, लेकिन इनकम के केस में क्या रहेगा कि इनकम के केस में व्हेन इनकम विल गोइंग टू इंक्रीज, एट दैट टाइम डिमांड विल गोइंग टू इंक्रीज. लेकिन उसके बाद में और एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि इनकम भले ही बढ़ेगा लेकिन जो अपना कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसका जो रेट रहेगा कंजम्पशन बढ़ने का वो इनकम के रेट के हिसाब से मैच नहीं रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में अगर तुम्हारा सैलरी सपोज 15,000 है, नेक्स्ट मंथ में तुम्हारा सैलरी नेक्स्ट मंथ में इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, बट फिर भी 6 महीने के बाद में तुम्हारा सैलरी वहां पे 5,000 से बढ़ जाता है. तो जो पहले तुम लोग 15,000 का सैलरी था, एट दैट टाइम यू यूज टू स्पेंड 7,000 रुपीज. आप 7,000 रुपीज अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते थे. लेकिन जब आपको सैलरी 20,000 हुआ, उस टाइम पे आप लोगों ने 7,000 तो खर्चा करोगे ही करोगे, लेकिन उसके साथ में साथ आप लोग वहां पे और 3,000 तक ज्यादा खर्चा करोगे. अजम्पशन. तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 10,000 हुआ वहां पे. ओके, नेक्स्ट और 6 महीने के बाद सैलरी और 5,000 से बढ़ेगा, तो तभी तुम लोग का जो इनकम रहेगा इट विल बी 25,000. लेकिन जो तुम्हारा कंजम्पशन रहेगा, अभी तक तुम लोग 20,000 की सैलरी पे कितना कंजम्पशन कर रहे थे? 10,000 तक का कंजम्पशन कर रहे थे. लेकिन जब 25,000 सैलरी होता है उस टाइम पे तुम्हारा कंजम्पशन 11,000 या 12,000 होगा. ऐसे क्यों? कौन बता पाएगा ऐसे क्यों होता है? जैसा जैसे नहीं, सोच बढ़ती वाला नहीं, वो रहने ही दो, कभी किसी की सोच नहीं बढ़ती है. ठीक है, आई कैन से ओनली वन थिंग कि कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ता है. बिकॉज देखो, 10,000 में हमारा पूरा जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, वो सेटिस्फाई हो जाता है. उसके बाद में मुझे लगता है कि नहीं शायद मेरे घर पे और एक कुछ चीज आनी चाहिए. तो वहां पे मतलब जो मेरा व्हाट वी कैन से जो वांट रहेगा वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज मेरा वांट जो सेटिस्फाई होने का लेवल था वो 10,000 में ही काफी हो चुका था. तो मैं फिर भी एडिशनल खर्चा करती हूँ. ऐसे नहीं कि मैं 10,000 तक रुक गई करके, मैं वहां पे भी एडिशनल खर्चा करूंगी. लेकिन वो किस कमोडिटी के ऊपर रहेगा? शायद वो लग्जरियस कमोडिटी के ऊपर रहेगा. जो मेरा बेसिक नेसेसिटी था वो 7,000 में हो गया था, लेकिन शायद मैं उस टाइम पे कुछ ज्यादा क्वालिटी ऑफ कमोडिटी नहीं खरीद रही थी, क्वालिटी ऑफ फूड मेरा नहीं था. तो जब मेरा सैलरी बढ़ा तो मैंने थोड़ा अच्छा क्वालिटी का फूड वहां पे लेना स्टार्ट किया, तो मेरा वहां पे एक्सपेंडिचर पैटर्न बढ़ गया. मतलब अभी मैं अच्छे क्वालिटी का फूड यूज कर रही हूँ. ठीक है, फिर से सैलरी बढ़ा तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे घर में एसी होना चाहिए, मेरे घर में टीवी होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा ईएमआई के बेस के ऊपर वहां पे वो सामान खरीद लेती हूँ, और ईएमआई पे करते करते मेरा वहां पे 1,000 या 2,000 का खर्चा बढ़ जाता है. आर यू गेटिंग मी? तो हम लोग बोलते हैं कि रिच लोग हमेशा रिच होते जाते हैं और गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं. तो गरीब का तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, शायद उनका इनकम नहीं बढ़ता रहेगा और उनका जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होना, मतलब जितना नीड्स एक पर्टिकुलर अमाउंट में सेटिस्फाई हो सकता है उतना अमाउंट उनके पास नहीं आता है करके वो गरीब रहते हैं. लेकिन रिच लोगों का क्या रहता है, उनका सैलरी बढ़ता जाता है, उनके ऑलमोस्ट नीड्स भी सेटिस्फाई हुए रहते हैं. So they are getting a maximum part of their income. They can use the maximum part of their income as in the saving form. बराबर है नहीं?
वो ज्यादा बिकॉज उनके नीड सेटिस्फाई हो चुके, फिर भी उनका सैलरी बढ़ता जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, जितना सैलरी बढ़ता जा रहा है वो लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। तो अगर ज्यादा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रहेगा, ऑब्वियसली थ्रू द इंटरेस्ट वो पैसा भी बढ़ता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा तो उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहेगा, isn't it? So this is what the case है। ये मैंने आपको इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सोचता है लाइक रिच आर गेटिंग मोर रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को भी कुछ फैसिलिटी दो करके, ताकि वो भी इनकम जनरेट कर सके। तो गरीबों को अगर हमें फैसिलिटी देना है इनकम जनरेट करने के लिए, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? कंसिडर करो कि तुम लोग चीफ मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा तुम्हारा अगर तुम्हें गरीबों को अमीर करवाना है तो? पैसा बांटना नहीं है, अभी भी बोल रही हूँ, पैसा बांट के कोई अमीर नहीं होने वाला है। अगर किसी का वो एक्सपेंडिचर का हैबिट रहेगा ना, पैसा कितना भी दो वो मतलब खत्म ही करने वाला है, ना ही अपना सिचुएशन इंप्रूव करने वाला है। यस, एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इज इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू गिव जॉब टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल? वहां पे उतना कंपनीज होना चाहिए, उतना सोर्सेज होना चाहिए उनको जॉब अवेलेबल करवा के देने के लिए, वो तो नहीं है। और क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी, विच वन? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो माफ कर दो। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कैसे? यस, आई डिडंट गेट यू, टेल मी वंस अगेन। इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन इनकम। हाँ, ये इंक्रीज इन टैक्स है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं कि अमीरों को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, दैट वी कैन से। इंक्रीज इन इनकम, अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है, देन थ्रू द पॉलिसी, जैसे पॉलिसी का थ्रू द पॉलिसी दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट, वैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट करोगे, पैसा अगर लोगों के हाथ में फ्री में दिया जाएगा उसका वैल्यू नहीं रहता है। ओके, तो पैसा अगर मेहनत का रहेगा, तुम्हारी मेहनत का रहेगा, तभी उसको तुम लोग वैल्यू देते हो। तो इसके लिए एक ही स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट करो, उतना उनके अंदर स्किल लेके आओ कि भले जॉब नहीं लगेगा फिर भी वो लोग अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ नया क्रिएटिविटी लेके आए और उसके थ्रू वो मार्केट में अपना बिजनेस मतलब एक्सपांड कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा एज अ चीफ मिनिस्टर कि लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी लेके आना। सी बचत गट एक था सोर्स, ठीक है, लेकिन बचत गट में भी मैं जितना देख रही हूँ मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लेडीज उसको उतना सीरियसली ले रहे। वो लोग क्या करे, जस्ट पैसा दे रहे। बचत गट का जो भी पता रहेगा ना आप लोग को, बचत गट क्या रहता है करके, है ना, पता रहेगा ना। बचत गट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो लेडीज है, इट इज नॉट लाइक ओनली फॉर द लेडीज बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वुमन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वुमेन्स को एम्पावर करना। वुमेन्स का एम्पावर यहाँ पे वो लोग कैसे करेंगे? अगर किसी के अंदर स्किल है कि सिलाई मशीन उनको चलाना आता है, किसी के अंदर कुकिंग बहुत अच्छा है, वो स्किल है, तो उनको उसके थ्रू खुद को सेल्फ एम्प्लॉय करवाना है। तो जैसे अगर मुझे कुकिंग अच्छा आता है और मुझे डब्बा बना के सेल करना है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए भी कुछ मटेरियल लगेगा, उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो दैट विल नॉट बी अ ह्यूज अमाउंट, मैक्सिमम मैं कहूंगी 15 या 20,000, 20,000 पकड़ के चलो, चलो 20 भी नहीं 50,000 तक का अमाउंट पकड़ के चलो। अगर तुम अभी रिसेंटली जो ज्यादा फेमस है वो क्या है कि जैसे ट्रक में मतलब ट्रक मतलब छोटा सा टेम्पो रहेगा, उसके अंदर ही हम लोग को पूरा डब्बा वगैरह रख देते हैं, और कहीं पे भी मतलब व्हाट वी कैन से लाइक ट्रैवलर फूड ऐसे करके बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, फूड ट्रक करके पता रहेगा ना तुम लोग का ये कॉन्सेप्ट, फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है? अभी तुम लोग को कोई होटल वगैरह कोई एक प्रॉपर ऐसा रूम खरीदने की जरूरत नहीं है सब सेल करने के लिए। आप एक ट्रक को मॉडिफाई करके या फिर एक छोटा सा टेम्पो को मॉडिफाई करके आप उसी के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और वो मूविंग रहेगा, मतलब जहाँ पे जैसे, और जनरली ये जहाँ पे ऑफिस एरिया जहाँ पे स्टेशन रहता है, ये जगह पे ज्यादा चलता है ये बिजनेस, ठीक है, तो उसके लिए भी खर्चा लगेगा आपको। तो गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव था कि लेडीज में अगर कुछ क्वालिटीज है तो वो लोग ये पैसा मतलब एज इन द लोन फॉर्म, लोन फॉर्म बचत गट वालों में जो भी मेंबर्स रहेंगे उनको लोन मिलता है, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो वो लोन दिया जाता है, वो लोन को यूज करो और उसके थ्रू आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बचत गट वाले क्या करते हैं कि नहीं, जब इलेक्शन आता है तो जो भी बचत गट के लेडीज है उनको थोड़ा पैसा मिलता है करके, ऐसा भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। सेकेंड ये रहता है कि चलो एक महीने का सेविंग करते रहेंगे, बाद में जब 3 साल का 2 साल का मैच्योरिटी वो सेविंग का खत्म हो जाएगा तो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, दैट कुड बी द वे। तो ये अभी ऑब्जेक्टिव रह चुका है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए कभी भी गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बनाया नहीं था। आर यू गेटिंग मी?
तो ये मैं ना मतलब रिच एंड पुअर के बारे में बोल रही हूँ। क्यों? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है, गवर्नमेंट, मेरे एंड से तो मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट बहुत हेल्प करता है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस इज द वन रीजन कि जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है। पॉलिसीज बहुत सारे, इवन में आप लोगों का जैसे ये रहता है हमेशा कि हमेशा रिजर्व कैटेगरी वालों को ही क्यों स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारे ऐसे ओपन कैटेगरी के लोग हैं कि जिनका इनकम लेवल बहुत कम है, दिस इज ट्रू। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ऐसा है कि जो ओपन कैटेगरी के भी है लेकिन वो लोग भी बहुत गरीब है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप रहता है। कितने लोगों को पता है कि उनके लिए स्कॉलरशिप रहता है? कभी किसी ने ढूंढने के लिए ट्राई किया है? नहीं। ये महा डीपीटी करके सुना है तुम लोगों ने कभी? महा डीपीटी महाराष्ट्र सरकार का, महा डीपीटी करके गूगल पे टाइप करो, वहां पे आपको एक ऑनलाइन पे उनका जो अपना महाराष्ट्र सरकार का जो है पोर्टल है वो आपको ओपन दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर ओपन कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन अगर उनका इनकम लेवल कम है तो उनका जैसे आप लोग यू पीपल आर एलिजिबल फॉर दैट बिकॉज यू आर डूइंग द प्रोफेशनल कोर्सेज, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर SC ST के लिए उसके अंदर नहीं रहेगा, SC ST का तुम लोग कॉलेज के थ्रू मतलब महाडीपीटी के थ्रू ही भरते हो, लेकिन ओपन कैटेगरी का भी स्कीम उसके अंदर है। और भोजरा स्कॉलरशिप एक है और एक उसका नाम है, उसका उसके अंदर पूरा पूरा फी तुम लोग को मिल जाएगा रिटर्न। तो वो सब रहता है थोड़ा स्टडी करने का इसके बारे में। इतना ही नहीं, सब बहुत सारे ऐसे बैंक्स रहते हैं कि जो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। बस ये रहता है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, पूछना पड़ता है। कभी कभार कोई कोई जो सामने जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं वो लोग ठीक से जवाब भी नहीं देते हैं, तो अपने आप में उतना पेशेंस रखना पड़ता है कि मैं उसको चार नहीं सुनाऊंगी या मुझे कुछ बोलेगा तो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा है बोलने दो, लेकिन मेरा जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से जाने का। बस इंक्वायरी करनी चाहिए, हर एक के लिए स्कीम अवेलेबल है, बस ढूंढो। ओके, तो घर पे जाके ढूंढो आज। और कभी ऐसा मत बोला कि नहीं घर मम्मी पापा, ऐसी इवन जैसे यू पीपल आर नाउ अबाउ 18 एज, एम आई राइट? सारे लोग 18 एज के अबाउ है, थोड़े बहुत लेस देन 18 रह गए, लेकिन जो लोग लेस देन 18 है ना वो लोग एटलीस्ट घर पे होम ट्यूशन ले सकते हैं। ऐसा नो, आप लोग होम ट्यूशन लेके कमा सकते हो, कोई पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकते हो। मैं तो प्रीफर करूंगी कि तुम लोग होम ट्यूशन लो, जो लेडीज है इवन बॉयज में रह गए, कुकिंग में भी इंटरेस्ट है तो वैसा कुछ स्टार्ट करो, इवनिंग के टाइम पे कुछ सेल करना कोई खराब बात नहीं है। करो, अपनी फैमिली की हेल्प करो, फैमिली के लिए ये भी छोड़ दो, एटलीस्ट अपने लिए कुछ तो करो। ओके, कोई जरूरत नहीं हमेशा माँ बाप के सामने हाथ फैलाने के लिए कि मुझे ये मेरे फ्रेंड का बर्थडे है उसको गिफ्ट खरीदना है मुझे पैसा चाहिए करके, कोई जरूरत नहीं रहती है। ओके, ट्राई टू बी वेरी मच सेल्फ डिपेंडेंट, ये बहुत जरूरी होता है। नॉट ओनली एट दिस एज, इवन आफ्टर मैरिज फॉर द लेडीज आई एम टेलिंग यू, ठीक है, इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, वो हैबिट ही अपने अंदर डाल के रखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज फिर बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड रहने का तो उनका चार सुनने के लिए भी रेडी रहने का। ओके, ठीक है, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ। चार सुनने के लिए रेडी रहने का मतलब हर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने का, उसका मीनिंग ये नहीं है, गलत चीजों को नहीं सहने का, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ओके, ठीक, चलो ये हो गया इनकम के बारे में। अगर मुझे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मुझे मीनिंग क्रिएट करना है कि व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग कैसे था? इट इज अ रेशियो ऑफ percentage change in quantity demanded to the percentage change in the price of the commodity, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था। ओके, यस, व्हाट आर यू डूइंग देयर? इतना कंटिन्यूसली मोबाइल में अभी बंद करेगा तभी बंद करेगा, और इतना क्या चैटिंग चालू है तेरा? हाँ, घर पे चैटिंग करने नहीं देते क्या? अभी तक क्लास में आके भी चैटिंग करेगा? यस, कम ऑन कीप इट ऑफ। यस, व्हाट्स योर नेम? डरो मत, मैं किसी का नाम नहीं बोलो, जस्ट मेरे जानने के लिए मैं पूछ रही हूँ, व्हाट इज योर नेम? साकिब, ओके ओके साकिब, ठीक है। देखो मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, अरे ये कैसे बंद हो गया? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अभी उनका कन्वर्ट हुआ लगता है मेरे को, ठीक है। सी, वी वर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है। अगर यही मुझे इनकम के लिए क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूंगी? इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। यस इनकम। वो लोग देखो ऑनलाइन वाले कितने होशियार है, फटाफट आंसर दे रहे, नहीं कोई बुक नहीं, वो लोग सोते रहेंगे फिर भी आंसर दे रहे। ओके, सी,
What is the income elasticity of demand? It is the percentage change in quantity demanded to the percentage change in income of the consumer. Okay, ये तुम लोग मीनिंग लिखोगे. उसके बाद में यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ EY इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ऐसा लिखोगे. ठीक है. अगर तुम्हें सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है तो ये सब, अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये केस स्टडी में अपने को करना है. ठीक है. ये होने के बाद में इनकम इलास्टिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड. से जनरली तुम लोग को ये सब नहीं आता है. आपको बस क्या पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज इंफीरियर गुड, व्हाट इज नॉर्मल गुड, ऐसा करके आपको पूछा जाता है. अभी इंफीरियर गुड मतलब क्या है बताओ मुझे. किस कमोडिटी को इंफीरियर गुड कहा जाता है? तो ये 12th स्टैंडर्ड में भी तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था. चीप गुड्स, यस, लो क्वालिटी गुड्स. हाँ, चीप कमोडिटी और वी कैन से लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, इसको कहा जाता है इंफीरियर गुड. नॉर्मल गुड्स किसको कहा जाएगा? नॉर्मल गुड्स मतलब क्या रहेगा? इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी. नॉर्मल गुड्स किसको मैं कहूंगी कि हाँ ये नॉर्मल गुड है. अभी हम लोग मैम गुड्स में भी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आ गया, अभी क्या करेंगे. लेकिन फिर भी बोलो नॉर्मल गुड्स मतलब तुम्हें क्या लगता है कि किन कमोडिटी को हम लोग नॉर्मल कमोडिटी कहते हैं? कोई गेसेस? गेसिंग करो. सुपीरियर, यस, सुपीरियर मैम. superior quality, no, superior quality we cannot say as normal commodity. वो actually अगर उसका प्राइस ज्यादा है so that will be coming into abnormal for us. Okay, नॉर्मल के लिए देखो क्या रहता है. नॉर्मल कमोडिटी मतलब एक ऐसा कमोडिटी कि अगर जिसका प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है. दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल कमोडिटी. ओके, प्राइस कम होना, डिमांड बढ़ना, ये बेसिकली कौन से कमोडिटी के लिए रहता है कि जो नेसेसिटी कमोडिटी रहती है अपनी, है ना, जैसे कि गेहूं रहेगा, जो भी अपना राशन, जैसे कि डिटर्जेंट रहेगा, वो सब अपने नॉर्मल कमोडिटी रहे. ठीक है. अभी इसके अंदर एबनॉर्मल मतलब क्या होता है कि लग्जरियस कमोडिटी वी विल गोइंग टू कंसीडर इनटू दिस. लग्जरियस कमोडिटी के लिए क्या होता है कि अगर भले उनका प्राइस कम होता है लेकिन उनका डिमांड फिर भी ज्यादा नहीं बढ़ता है. एम आई राइट? यस. यही मैंने आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बोला था कि हर एक के पास उतना बड़े अमाउंट का अफोर्डेबिलिटी नहीं रहता है. लग्जरियस कमोडिटी भले वो पहले 5 लाख में अवेलेबल रहेगा, अभी वो 4 लाख में अवेलेबल है, फिर भी हम जैसे लोगों के लिए वो 4 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. सो देयरफॉर दैट विल बी नॉट कमिंग इनटू योर नॉर्मल कमोडिटी. आर यू गेटिंग मी? सो नॉर्मल गुड्स मतलब क्या रहता है, जब जिसका प्राइस कम होता है और उसका डिमांड बढ़ेगा, दैट विल बी योर नॉर्मल कमोडिटी. इंफीरियर कमोडिटी मतलब ये होता है कि जो बहुत लो क्वालिटी ऑफ कमोडिटी रहता है. ओके, एंड देन जैसे कि अभी मुझे बोला गया कि सुपीरियर गुड्स. सुपीरियर गुड्स मतलब हम लोग लग्जरियस में लेंगे उनको कि जिनका क्वालिटी भी अच्छा है और कोई इतना एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी हम लोग अपने लग्जरियस वे के लिए, थोड़ा कंफर्ट के लिए हम लोग उसको खरीदते हैं. ओके, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट वांट टू से समथिंग. अच्छा, मेरा आवाज बराबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, प्लीज स्पीक लाउडली करके लिखा हुआ है. आवाज आ रहा है सब लोगों को? यस मैम. ओके स्टूडेंट, ओके. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे न्यूट्रल गुड्स. ओके, न्यूट्रल के लिए क्या है देखते हैं हम लोग. न्यूट्रल का जनरल मीनिंग क्या होता है पहले मुझे ये बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रल? बोलते हैं हम लोग अरे ये आदमी कितना न्यूट्रल रिएक्शन देता है. न्यूट्रल रिएक्शन मतलब क्या? बोलो. तुम लोग कभी ऐसे यूज ये वर्ड कभी यूज नहीं करते हैं क्या? कितना न्यूट्रल रिएक्शन है करके. इक्वल किस चीज के लिए इक्वल? हाँ, नॉर्मल के लिए. ठीक है, मतलब न्यूट्रल रिएक्शन मतलब क्या, तुम लोगों के लिए वो एक चीज बहुत टेंशन वाली है, अरे पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन सामने वाले का रिएक्शन रहेगा हाँ ठीक है ना, तो क्या. ओके, सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल रिएक्शन. मतलब उसको इतना टेंशन वाला वो लग नहीं रहा है, इसको कहा जाता है न्यूट्रल. और जितना जो लोगों का न्यूट्रल रिएक्शन रहता है, दे आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर द मैनेजरियल स्किल. ओके, बिकॉज तुम्हें सामने वाला कितना भी तुम्हें पैनिक करना चाहेगा, लेकिन तुम लोग को पैनिक नहीं होना है. उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रल रिएक्शन. एकदम शांत रहने का. ठीक है, तेरे लिए वो टेंशन वाली बात है, लेकिन ठीक है मुझे लगता है कि इसके ऊपर सोल्यूशन है करके. सो दैट वे वी आर बिहेविंग. सो ये हो गया न्यूट्रल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन न्यूट्रल गुड्स मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर प्राइस चेंजेस का अफेक्ट नहीं होता है, उसको कहा जाता है न्यूट्रल कमोडिटी. क्या एग्जांपल दोगे मुझे कि जहाँ ऐसे कमोडिटी की जहाँ पे प्राइसेस चेंज का कुछ अफेक्ट नहीं होगा? व्हाट डू यू ऑल से?
राइस, लेकिन राइस का हम लोग क्वालिटी में कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। सॉल्ट के लिए यस, वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर एज अ सॉल्ट। अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ भी जाएगा, कम भी हो जाएगा, फिर भी जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना ही क्वांटिटी घर पे ला के रखूंगी। इवन शुगर के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड है शुगर के लिए, तो उनके ऊपर भी शुगर का भी प्राइस कम ज्यादा का चेंजेस कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। दोज हु आर द स्मोकर्स, ठीक है, भले वो सिगरेट का प्राइस बढ़े फिर भी वो लोग कमोडिटी खरीदने ही वाले हैं। सो दैट विल बी कमिंग इनटू योर न्यूट्रल कमोडिटी। ओके, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ध्यान में रखना है। और जितना मुझे पता है न्यूट्रल कमोडिटी भी आपको एग्जाम में नहीं आता है। दे विल गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज नॉर्मल कमोडिटी एंड व्हाट इज इंफीरियर कमोडिटी, ठीक है। ऐसा डिफरेंट, गुड एंड इंफीरियर करके आपको पूछा जाएगा। ओके, so significance and all that we will not going to see now. मतलब एग्जाम में इतना कुछ आएगा नहीं, so we will keep it ahead. नेक्स्ट क्या लेना है, क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा, यहाँ पे जस्ट मीनिंग एंड फॉर्मूला ही तुम लोग को ध्यान में रखना है। ओके चलो मुझे फटाफट बोलो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, मीनिंग हम लोग कर लेते फिर भी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। स्टिल टेल मी व्हाट डू मीन बाय द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम लोग एक कमोडिटी के बारे में बात करते हैं या दो कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, बोलो। प्राइस इलास्टिसिटी में वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कमोडिटी, प्राइस चेंज एंड देयर डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी में हम लोग एक कंज्यूमर का इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे हम लोग एक कमोडिटी के बारे में बात करते हैं या दो कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, दो कमोडिटी। तो वो जो दो, वेरी गुड, जो ये दो कमोडिटी रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंटरी, सब्स्टिट्यूट या दोनों भी रह सकता है। हाँ दोनों भी रह सकता है। दोनों भी रह सकते हैं। Yes, very good. It can be complementary or it can be substitute commodity also. Complementary का कोई एग्जांपल दे दो मुझे। कॉम्प्लीमेंटरी का मीनिंग क्या है, अगर मैंने एक कमोडिटी खरीदा हुआ है तो उसके साथ में मुझे दूसरा कमोडिटी खरीदना ही पड़ेगा, देन ओनली मैं पहले कमोडिटी को यूज कर सकती हूँ। व्हाट विल बी द एग्जांपल, फोन चार्जर। पेंसिल इरेजर, वेरी गुड, फोन एंड चार्जर, वेरी गुड। ओके, सब्स्टिट्यूट के लिए मुझे एग्जांपल दो। एक कमोडिटी नहीं है तो उसके जगह पे मैं कोई और कमोडिटी खरीद सकती हूँ और मेरा नीड सेटिस्फाई करूंगी। शुगर और जैगरी। Yes, sugar and jaggery we can say. Yes, very good. Okay, so these are all the example. तो क्रॉस इलास्टिसिटी लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, लेकिन अगर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं सो देयर वी आर टॉकिंग अबाउट द टू कमोडिटी। तो आप लोग लिखते हुए कैसे लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, सो दिस इज वन कमोडिटी, upon percentage change in price of y commodity, so this is second commodity. So x and y, it can be complementary commodity, it can be substitute commodity also. Is it clear? Yes or no? तुम दोनों को समझ में आ रहा है, एकदम शांत होके बैठे हो तुम लोग। Yes, able to understand the concept? Okay. तो क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए आपको ये पूछा जाएगा उसका रेशियो क्या है और उसका मीनिंग क्या है करके। हाँ बस एक ये वाला जो पार्ट है ना, नेचर ऑफ कमोडिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, ये बाहर करके रखने का, ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट रहेगा, ये बाहर करके रखो, अगर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट रहेगा तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहता है। अगर कमोडिटी, अरे मेरा ही यस, अगर कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ये ना एक्चुअली बहुत ज्यादा उसका सेंसर काम करता है ना, मतलब मेरा ये साड़ी का थोड़ा सा धक्का भी लग जाएगा तो भी ये ऐसा करता है। एक मिनट देखो, अरे अब एक इधर गया। हाँ सुन, लिसन हियर, यू नीड टू बाय दिस थिंग, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में कैसे पूछा जाएगा,
नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट है तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. इफ दे आर कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी देन इट विल बी नेगेटिव, एंड इफ दे आर अनरिलेटेड मतलब वो कॉम्प्लीमेंटरी भी नहीं है सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो वो जीरो रहेगा. ध्यान में रहेगा आपके. ठीक है, डोंट लुक एट द स्क्रीन. और जो ऑनलाइन पे वो लोग है ना मोबाइल पे देखो मत तो मुझे ऐसे ही बोलो. अगर कमोडिटी कॉम्प्लीमेंटरी है तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे रहेगा? नेगेटिव रहेगा. अगर वो सब्स्टिट्यूट नेगेटिव. यस पॉजिटिव. ओके. हाँ, कॉम्प्लीमेंटरी के लिए नेगेटिव ना. हाँ, अगर उनका वो कमोडिटी सब्स्टिट्यूट है तो उनका कैसे रहेगा क्रॉस इलास्टिसिटी? पॉजिटिव. हाँ, अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है देन इट विल बी जीरो. एमसीक्यू में आएगा. मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आता ही है. ये होने के बाद में चलो अभी सिंपल है. प्रमोशनल इलास्टिसिटी के बारे में बताओ. प्रमोशनल इलास्टिसिटी मतलब मैं यहाँ पे किसके बारे में बात करूंगी? बोलो. एडवर्टाइजमेंट. यस, वेरी गुड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में. ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे उतना अपना कमोडिटी का डिमांड बढ़ता जाएगा. यू ऑल एग्री विथ द स्टेटमेंट? यस. एडवर्टाइजमेंट करना मतलब इसका मेन और क्या पर्पज रहता है कि लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना. ओके और जितना इफेक्टिवली हम लोग उनका अवेयर कर सकते हैं उतना ही इफेक्टिवली वहां पे उनका डिमांड बढ़ सकता है. ओके सो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया था कि कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में. कोल्ड ड्रिंक्स का ऑलमोस्ट टेस्ट सेम रहता है. मतलब पेप्सी रहने दो, कोकोला रहने दो, या व्हाट वाज दैट द अदर वन, थम्स अप है ना. ये तीन का तो कौन सा नहीं, माजा वो अलग में गया. हाँ, वो पूरा वो मैंगो वाला ड्रिंक आ गया. मैंगो में भी है ना, मैंगो में माजा है, स्लाइस है, फ्रूटी है, और क्या रहते हैं मैंगो में? इतना ही रहेगा. तीन ही है ना. नहीं ऐसे क्यों नाम है? भूख लग गई अभी, ऐसे लग रहा है पीना चाहिए करके हो. ओके. कैंटीन एक्चुअली चालू होने वाला था मंडे से. आप लोगों ने कभी नोट किया उधर जाके? वो है ना उधर जगह बना है ना उन्होंने बैठने के लिए. लेकिन अभी तक फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हुआ. लेकिन वो लेडी ने कहा था कि मंडे से स्टार्ट करने वाली है. वो थोड़ा बहुत ऐसे चाय वगैरह ऐसा कुछ रखेंगे. लेकिन तुम लोग वो बाहर का खाओगे लेकिन घर से नहीं लेके आओगे. बराबर है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड. सबके लिए लेके आना, सबके लिए. मतलब पूरा वो कड़ी वाला डब्बा रहता है वो लेके आना. ओके ओके चलो. यस लिसन हियर. मैम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टूडेंट को तुम लोग है ना बस देखते रहो. मैं वीडियो ऑन रखूंगी. हाँ तुम लोग देखते रहते. मैम ये पार्शियलिटी हुआ. तो जल्दी आ जाओ फिर क्लास में, है कि नहीं? यस चलो चलो जल्दी खत्म करते हैं. एक पॉइंट ही बाकी है. सी प्रमोशनल इलास्टिसिटी मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर. जितना हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे उतना डिमांड बढ़ेगा. तो जैसे मैंने कहा कि कमोडिटी तो ऑलमोस्ट सेम टेस्ट का है. थम्स अप है, कोको कोला है, पेप्सी है. कौन सा ज्यादा अच्छा आपके अकॉर्डिंग? कितनी बोर है तू. यस विच वन? अच्छा यहाँ पे मुझे ऑफलाइन में कोक आया है, ऑनलाइन आर सेइंग थम्स अप. पेप्सी के लिए कोई नहीं. पेप्सी का ब्रांड कौन एडवर्टाइज करता है? कौन सा हीरो है? नहीं ना. सलमान खान. नहीं वेट. सलमान खान. पेप्सी के लिए सलमान खान है राइट. थम्स अप के लिए वो है. थम्स अप के लिए रणवीर सिंह है. नेक्स्ट टाइम से मैं थम्स अप ही नहीं पीने वाली. लेट इट बी. ये पेप्सी चलेगा, सलमान खान चलेगा. ये व्हाट अबाउट कोकोला? उसका कौन करता है? आई थिंक रणबीर कपूर. आलिया. अच्छा यहाँ पे आलिया भट्ट कह रहे. कोकोला के लिए आलिया भट्ट रहेगा. ओके तो देखो सी मैंने जैसे कहा कि थम्स अप के लिए लाइक रणवीर सिंह इज प्रमोटिंग द थम्स अप. ओके और मुझे वो एक्टर पसंद नहीं. पता नहीं क्यों मुझे वो ओवर एक्टर लगता है. ठीक है तो वहां पे फिर मैं क्या करूंगी, मुझे थम्स अप नहीं खरीदना है करके. आई विल गो विथ माय फेवरेट एक्टर जो वो प्रमोट करता है. हाँ हाँ यस वेरी गुड. ठीक है तो ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ व्यू. हर एक कस्टमर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको कौन सा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा अच्छा लगता है और कौन सा जो अपना जो फेवरेट एक्टर है जो उसको प्रमोट कर रहा है अगर उनको वो पसंद है तो वो उसी का ही ब्रांड खरीदते हैं. एम आई राइट? तुम लोग भी ऐसे करते हो क्या? लेकिन है ना जब मैंने ऐसे ही बोल दिया
लेकिन अगर कोक या पेप्सी अवेलेबल नहीं रहेगा तो मैं चुपचाप से थम्स अप ले ही लेती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं रहता। ओके, सो दिस इज व्हाट द केस हियर कि एडवर्टाइजमेंट तुम लोग कितना इफेक्टिवली करते हो, किसके थ्रू करवाते हो, तो वो भी तुम्हारा डिमांड चेंज करेगा। तो इसका कैसे बनाओगे आप लोग मुझे बताओ। चलो मैं तुम लोग को दिखाती नहीं हूँ कैसे रेशियो बनाओगे तुम लोग, मीनिंग कैसे क्रिएट करोगे प्रमोशनल का। इट इज द रेशियो ऑफ, हाउ विल गोइंग टू से दैट, करो क्रिएट करो ना, अभी इतना 3 महीने बता दिया, 14 वाला तुम लोग क्रिएट करो। इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन, हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, हाँ, प्रमोशन एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर पाओगे। इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल और वी कैन से advertisement expenditure. Is it clear? So this is all about the promotional elasticity of demand. Relationship between price and elasticity of demand that we will, ये इसके ऊपर केस स्टडी रहेगा तुम लोगों को कि रिवेन्यू निकालना है, टोटल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, वो केस स्टडी में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये चैप्टर कभी खत्म होगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कितना कंटिन्यू आ ही रहा है। See this all रिलेशन का आप लोगों के केस स्टडी में आएगा स्टूडेंट। What next I have to see? Importance of elasticity of demand। अच्छा ये तो ठीक है, ओके चलेगा। So this is all about your this chapter। ये अपना कौन सा मॉड्यूल था, सेकेंड फोर्थ वाला चालू था ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट वाज द फोर्थ वन ना। यस, तो अभी हम लोग इलास्टिसिटी पे यहाँ पे स्टॉप होते हैं। कल से मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ये कैसे ले रहे हो अटेंडेंस, इनका कैसे लेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा नहीं नहीं, मुझे इधर से भेजने दो किसी को, यहाँ पे मुझे कौन देगा ऑनलाइन अटेंडेंस। सीआर, तुम लोगों का सीआर बनाया है? हाँ मैम। तो फिर सीआर मैम, क्या नाम है, पुरानी है मुराद एंड नितेश। सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस बेटा। मुराद इज देयर और Okay, ma'am, I will. यार वो अवेलेबल है या नहीं? Okay, ma'am, I will send. ओके बेटा, ओके। देखो ये सब केस स्टडीज है, हाँ, ऐसे केस स्टडीज आएगा आप लोगों को। अच्छा नेक्स्ट अब हम लोगों का नया पॉइंट स्टार्ट करना है, डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इजी है, ये हो जाएगा जल्दी, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन नया कॉन्सेप्ट है ना ये आपके लिए, तो थोड़ा ठीक से भी समझाना पड़ेगा। ठीक है चलेगा, यस ओके। शाला एंड लेक्चर, ये किसका है लेकिन बहुत अच्छा है इसका स्क्रिप्ट। यस मैम। मैम टोटल कितना लेसन है? टोटल सब लेसन है बेटा, सब कुछ है, सब करना है हम लोगों को, बट डोंट वरी, एग्जाम तक जितना हो जाएगा ना उतना हम लोग करेंगे, और मैं आपको इम्पोर्टेंस वगैरह बता के रखूंगी, हाँ, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है करके। हाँ इम्पोर्टेंट ओके ओके। सब मतलब सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बट डोंट टेक अ टेंशन, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हेल्प करूंगी आप लोगों को। ओके चलो, शाला एंड लेक्चर। यस मैम। मैम।